9th क्लास का जो है ज्योग्राफी का जो है चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स इन इंडिया। बेसिकली जो भौतिक स्वरूप है इंडिया में वो कैसे हैं, कैसे बने हैं, उसके रीजन देखेंगे या उनकी क्या विशेषताएं हैं, इस बात में चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अलग अलग भौतिक स्वरूप है, जो पहाड़ है, नदियाँ हैं, मैदान है, पठार, प्लेट्यू है, ये सारी चीज़ें जो भारत में बनी हैं, इसका एक सिद्धांत है जिसे जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, जिसे जो है एक तरीके से प्लेटों की विवर्तकी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रस्ट है, जो बेसिकली धरती का नीचे अंदर का जो हिस्सा है, उसमें जो है एक तरीके से 7 जो प्लेट्स हैं उसके होने का दावा किया जाता है, और उन्हीं 7 प्लेटों की जो मूवमेंट होती है उसके अनुसार जो है कहा जाता है कि जितनी भी आकृतियाँ बनी है धरती पे हुई हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्लेटों के बारे में देखते हैं कि कितने प्रकार की जो है प्लेट्स होती है। बेसिकली 3 प्रकार की प्लेट्स होती हैं, अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण। और इंग्लिश की बात करें तो कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभिसारी परिसीमा या कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है। जब दो प्लेट्स जो है एक दूसरे के पास आते हुए जो है इतने करीब आ जाती हैं कि या तो एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं या एक प्लेट खिसक कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक तरीके से जो माउंटेन्स वो बनते हैं। क्लियर, और इसी को जो है कन्वर्जन बाउंड्री या अभिसारी परिसीमा कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल जो है आप हिमालय पर्वत देख सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो जो है एक तरीके से बहुत पास आ गई थी अपने से बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से, और जब वो टकराई तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है नीचे चली गई और एक तरीके से यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई, जिस इन दोनों की टकराहट से जो है टकराव की वजह से जो है माउंटेन हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अपसारी परिसीमा या डाइवर्जन बाउंड्री की तरफ। डाइवर्जन बाउंड्री बेसिकली ये इसमें 2 प्लेट जो है एक दूसरे के जो है दूर जाती हैं, एक तरीके से विपरीत दिशा में जो है गति करती हैं, अपोजिट। और इसका एक तरीके से जितने भी वॉल्केनोस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं, ज़्यादातर अपसारी परिसीमा या डाइवर्जन बाउंड्री में ही होती है, और इसकी वजह से जो है प्लेटू या जो पठार है वो बनते हैं। बेसिकली वॉल्केनोस से जो है पठार कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब वॉल्केनो फटता है और उसके अंदर से जो भी लावा वगैरह निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो वो जो है धरती पे जो है काफ़ी टाइम तक रहने के बाद सूख जाता है। ब्लैक कलर का एक तरीके से कहा जा सकता है, काली मिट्टी जिसे कहा जाता है उसका एक एग्जांपल है। तो ब्लैक हो जाता है और उसी को प्लेट्यू कहा जाता है या पठार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूपांतर परिसीमा या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे। इसमें बेसिकली क्या दिखाया जाता है, इसमें क्या होती है, प्लेट्स जो है एक तरीके से क्षैतिज गति में जो है एक तरीके से गति करती हैं, एक नीचे आती है तो दूसरी ऊपर जाती है, इस तरीके से इसमें गति होती है। ठीक है, और इसका रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, आजकल आप देख ही रहे होंगे दिल्ली वगैरह में जो है बहुत से अर्थक्वेक आ रहे हैं, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा। तो ये जो है इसकी जो गति है, रूपांतर परिसीमा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की जो गति है, उसके कारण ये सारे भूकंप वगैरह आते हैं। नीचे देखते हैं, मैंने जो है कुछ आपको जो बातें बताई हैं उसको पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहो तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ हिमालय फॉर्म्ड, हिमालय कैसे बना। तो हिमालय की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो एक तरीके से आज आप देख रहे हो पृथ्वी, वो वैसे ही नहीं थी, इससे अलग थी। पहले जो है बेसिकली एक बहुत जो है एक तरीके से पेंजिया जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका एक हिस्सा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है एक तरीके से उसमें जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारा जो है एक ही लैंड में आता था, गोंडवाना लैंड में। क्लियर, तो गोंडवाना लैंड जो है बेसिकली इसके अंदर जो मूवमेंट्स हुई हैं, एक तरीके से जो धाराएं वगैरह जो क्रस्ट हुआ एक तरीके से बहुत अलग अलग कई टुकड़ों में, इन शॉर्ट कहा जाए तो कई टुकड़ों में जो है ये टूट गया इसके अंदर की मूवमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड से अलग हो गई और नॉर्थ की तरफ जो है एक तरीके से बहने लगी, तो उत्तर की तरफ बहने लगी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो है अपने से बहुत बड़ी जो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उससे टकरा गई, और इसके टकराने का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के बीच जो 33 सागर था उसका पानी जो है भाप बन के उड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इसमें 33 सागर जो है वो भाप बन के उड़ गया। और एट लास्ट क्या हुआ कि जो हिमालय माउंटेन है उसका जन्म हुआ, क्योंकि सागर पानी तो उड़ गया लेकिन जो उसकी नीचे की ज़मीन थी वो ऊपर की तरफ उठने लगी, और वो इतनी ऊंचाई पे उठी कि हिमालय का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं हम
कि कुछ जो है एक तरीके से फिजियोग्राफिकल डिवीज़न देखते हैं भारत में कैसे है। हिमालय माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। हिमालय माउंटेन्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले इसको पूरा हम देख लेते हैं कि बहुत रफ है, ठीक है। एक तरीके से जो है माउंटेन जो है बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है कि चीन की तरफ से कोई भी चीज़ जो है ठंडी पवनें वगैरह जो है वो यहाँ तक नहीं आ पाती है। इसके साथ ये जो हिमालय पर्वत आप देखेंगे तो ये आँख की शेप का है। आँख आप मैथ में बनाते हैं या उसी शेप का आप अगर आप हिमालय पर्वत देखेंगे तो आपको दिखेगा पूरा, ठीक है। और इसका जो एक तरीके से जिसने जो पूरा एरिया कवर कर रखा है वो 2400 किलोमीटर अराउंड कवर कर रखा है। और इसकी जो एक तरीके से विड्थ है, एक चौड़ाई है, वो कश्मीर में 150 किलोमीटर है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अब हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको इसकी विशेषताएं बताने से पहले आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा जो है मैप में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैप में कहाँ, एक सेकेंड, यहाँ मैप में आप देखिए कि 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है। एक आप पॉइंटर देखोगे, जो मूवमेंट है यहाँ पे जो कश्मीर वाला हिस्सा है इसको हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे के हिस्से में आते हैं हम, ये हिमाचल या निम्न हिमालय कहलाता है। और लास्ट वाले पार्ट की अगर बात करूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश की साइड की बात करूँ तो ये शिवालिक कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हिमालय को डिवाइड किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम, हाँ, तो इसको जो है एक तरीके से पॉइंट्स में देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है। हिमाद्री जो है बेसिकली उत्तर में जो है सबसे ऊपर होता है और इसी को जो है ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और इसकी हाइट जो है 6000 मीटर है लगभग, और ये सबसे पीक मतलब कि सबसे ऊंचाई पे माना जाता है। और कश्मीर जो है इसका एक तरीके से कश्मीर में जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है इसका हिस्सा। नेक्स्ट चलते हैं हम, जिसे हिमाचल या लेसर हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो है बहुत पुरानी रॉक से बना हुआ है और इसकी जो है एक तरीके से जो इसकी ऑल्टीट्यूड है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। एक तरीके से इसकी ऊंचाई कहा जा सकता है। और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर अराउंड है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो वैलीज़ वगैरह होती हैं जो एक तरीके से हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुए, चाहे वो कांगड़ा वैली या कुल्लू वैली के रूप में देखते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो शिवालिक है जो बिल्कुल लास्ट वाला अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, उसकी जो एक तरीके से जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है और ऑल्टीट्यूड ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1100 मीटर हमें मिल जाती है। और यहाँ पे जो है बेसिकली बहुत सी वैलीज़ हैं, बहुत सी जो है घाटियाँ बनी हुई हैं जो दून के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें देहरादून, कोतली दून, पाटली दून वगैरह आप जान सकते हैं, ये सुना भी होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉर्थन प्लेस मतलब उत्तरी मैदान की तरफ। उत्तरी मैदान बेसिकली 3 नदियों की जो एक तरीके से 3 नदियाँ जब बहती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे जो है वेस्टेज लेकर आती हैं, जिसकी वजह से जो है, और जब वो समतल मैदान पर आती हैं तो वो कुछ उस चीज़ों को छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं और उसी जो वेस्टेज है समझ लीजिए उसी से जो है पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदान बना है। और 3 नदियाँ कौन सी है? इंदस मतलब सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और कहा जाता है कि ये जो चीज़ें अपने साथ लेकर आती है वो बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। और इसी को जो है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका जो पूरा एक तरीके से बनने में जो है लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मतलब कि एक तरीके से उपजाऊ ज़मीन है ये। और इसके लिए कहा जाता है एग्रीकल्चर के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ की ज़मीन तो उपजाऊ है ही, साथ में इसका क्लाइमेट भी जो है बहुत अच्छा है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। इसका एरिया पूरा है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं लॉन्ग इसकी जो है एक तरीके से प्लेन की बात करूँ तो ये कितना लंबा है, 2400 जो किलोमीटर लंबा है, 240 से लेकर 320 जो ब्रॉड मतलब ये चौड़ाई है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, अच्छे से चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि जब रिवर लाइन होती हैं वो बहती हैं तो कुछ ना कुछ जो अपने साथ छोड़ती हुई जाती है, तो कई बार नदियों में छोटे छोटे द्वीप जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, उसको रिवर लाइन कहा जाता है। मजूली जो है एक तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है ये
हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल है इसका। और इसके साथ साथ नदियाँ जब बहती हैं तो वो जो चीज़ें सिल्ट वगैरह अपने साथ लेकर आती है, जो वेस्टेज लेकर आती है, वो एक जगह इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि कई बार वो नदी की धारा को ही परिवर्तित कर देता है। और जब नदियाँ अलग अलग धाराओं में बहने लगती हैं तो उसे ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, कई बार सहायक नदियाँ भी कह देते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पंजाब प्लेन्स हो गया, जो वेस्ट में है। बेसिकली पंजाब आपको पता ही है इंडिया में कहाँ है, तो वहाँ पे जो है एक तरीके से पंजाब और उसकी सहायक नदियाँ, चाहे वो झेलम हो जाए, चेनाब, रावी, बेस, सतलुज, ये सारी जो है हिमालय से ही निकलती हैं। और ये जो है एक तरीके से इस प्लेन को जो है दोआब कहा जाता है। दोआब का मीनिंग क्या होता है? दो नदियों वाला। ठीक है, अब सिंपल सा है, दो नदियों का दो मतलब कि दो, आब मतलब पानी। ठीक है, और अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो इसका नाम पंजाब ही इसी बेस पे रखा गया कि पन का मतलब एक तरीके से 5 और आब का मतलब है पानी। ठीक है, तो 5 से जो एक नदियों के पानी से जो है वो ज़मीन तैयार हुई है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम गंगा प्लेन पे। गंगा प्लेन बेसिकली आप यूपी, दिल्ली वगैरह, हरियाणा जो है, बिहार, ये साइड देखोगे तो गंगा के मैदानी इलाके हैं, क्योंकि जो गंगा अपने साथ वेस्टेज लेकर आती है उससे ये जो है डेवलप हुए हैं। ठीक है, और लास्ट है ब्रह्मपुत्र। बेसिकली असम साइड में आप देखते हो ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि 4 जो है कीवर्ड्स, एक तरीके से आप समझ लीजिए, पार्ट्स मत समझिए इसको। 4 जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि बेसिकली भाभर क्या है। शिवालिक आप सबको मैंने बताया ही, हिमालय का जो एक तरीके से असम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पे जो जगह है वो शिवालिक के नाम से जानी जाती है, जहाँ शिवालिक ख़त्म होता है। उसके बाद लगभग 8 से 16 किलोमीटर एक तरीके से चौड़ाई में जो है भाभर जो है उस जगह को कहा जाता है। और ये जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है बहुत पतला सा ये जगह जो है पतली सी बेल्ट के रूप में जो है प्रचलित है, और वहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलता है रिवर का। और इसके साथ उसी भाभर के जो साउथ में जो है तेराई जो है उस जगह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? वहाँ पे जो है एक तरीके से वो बहुत नमी और दलदली वाला इलाका है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो नमी और दलदली वाले इलाके होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं ऐसी जगह फ्लोरा फौना के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम बांगर। बांगर बेसिकली क्या है? ये ओल्डर सॉइल होती है, मतलब कि एलुवियल, नॉर्मल से एलुवियल सॉइल ही है लेकिन ओल्डर है, मतलब कि पुरानी है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको कहा जाता है बांगर। अब इसमें जो है एक तरीके से जो उपजाऊ शक्ति है ये खादर के मुकाबले कम होती है, होती तो इसमें भी है लेकिन कम होती है। ठीक है, और इसमें कंकड़ जो है वो ज़्यादा होते हैं, एक बड़े बड़े कंकड़ जो है पाए जाते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं खादर। खादर जो है नई जो सॉइल नदियाँ लेकर आती हैं ये वो होते हैं, और इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेटियो पर। पेनिनसुलर प्लेटियो बेसिकली मैंने प्लेटियो क्या होते हैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके साथ जो है ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे उसी चीज़ को जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके लिए नीचे हम चलते हैं कि जो भारत का जो एक तरीके से प्रायद्वीपीय पठार है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है एक तरीके से डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देखते हैं, मध्य उच्च भूमि के बारे में। तो ये जो है नॉर्थ नर्मदा नदी के नॉर्थ से जो है निकलती है, और इसको जो है मालवा के पठार के नाम से जो है बहुत ज़्यादा एरिया जो मालवा के पठार का जो कवर करती है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम कि ये जो है एक तरीके से अरावली पर्वत के नॉर्थ वेस्ट में जो है आके जुड़ती है, और धीरे धीरे पूरा राजस्थान को जो है अपने हिस्सा बना लेती है लगभग। ठीक है, राजस्थान को भी जोड़ती है ये अपने साथ। और इसके साथ जो है नेक्स्ट चलते हैं हम कि यहाँ से जो नदियाँ हैं वो बेसिकली साउथ वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है, जिससे हमें इसका जो ढलान है वो देखने को मिलता है। स्लोप मतलब ढलान देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ ये कह सकते हैं कि ये जो है वेस्ट की तरफ वाइडर है, मतलब चौड़ा है, और ईस्ट की तरफ नैरो है, मतलब संकीर्ण है, छोटा जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो है ईस्ट की तरफ जब एक्सटेंड होती है तो ये बुंदेलखंड की तरफ मिलती है, और छोटा नागपुर जो है ये दामोदर रिवर जो है उसको तो थोड़ा सा अलग करती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू बेसिकली ट्रायंगुलर है। अगर आप मैप में देखेंगे तो नीचे जो है भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो ट्रायंगल के उसमें आता है, जो साउथ साइड है, तो वही जो है डेक्कन प्लेट्यू का जो है मेन एक तरीके से जगह है, और इसीलिए ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, त्रिकोणीय है। इसके साथ हम देखते हैं
इसकी जो है एक तरीके से नॉर्थ में जो है वो सतपुरा जो है रेंज है, सतपुरा की जो है रेंजेस हैं, और इसके ईस्ट में जो है एक तरीके से महादेव, कैमूर हिल्स, मेकल रेंज, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो है हायर इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट में ज़्यादा ये हायर है, और इसके जो स्लोप्स है वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। और इसके साथ ये एक्सटेंशन प्लेट्यू है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है मेघालय के नाम से हम मेघालय या कार्बी एनलॉग प्लेट या नॉर्थ कैचर हिल्स के बारे में जानते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, और इसी के साथ ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग होती है। इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो है 3 जो है रेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिसे गारो, खासी, जांतिया हिल्स कहा जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है अगर आप मैप में देखना पसंद करेंगे, एक सेकेंड में दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये ईस्टर्न घाट है बेसिकली, अगर आप पॉइंटर जो है देख पाए तो यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट है पूरा। इसके साथ ये वेस्टर्न घाट है, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो है वेस्टर्न घाट जो है वो बेसिकली मार्क द वेस्टर्न घाट एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है वेस्टर्न घाट जो है उसका एज है, और इसके साथ जो है ईस्ट का एज जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का जो है ईस्टर्न घाट कहलाएगा। इसके साथ जो है एक तरीके से ये जो है कंटिन्यूसली है, एक साथ ही है, और ये जो है बीच में डिसकंटिन्यूस है, बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है। इसके साथ जो है ये हायर है, ये ज़्यादा ऊंचा माना जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1600 मीटर है। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूँ तो ये लोअर नीचे माना जाता है क्योंकि 600 मीटर ही लगभग इसकी ऊंचाई है। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो रेन होती है वो समर मानसून में होती है, और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे विंटर मानसून जो होती है वो एक तरीके से होती है वहाँ पे विंटर में, मतलब सर्दियों में होती है। और अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूँ तो यहाँ का जो एक जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है, और ईस्टर्न घाट का जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से इसके मुकाबले जो है यहाँ पे कम रेन होती है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टिलिटी वाली होती है, और ईस्टर्न घाट में जो है सॉइल कम फर्टिलिटी वाली होती है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि ईस्टर्न घाट में जो है राइस, स्पाइसेस, रबड़ वगैरह है, और दूसरी तरफ जो है राइस, ग्राउंड नट्स और कॉटन वगैरह उगाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडियन डेजर्ट में भारतीय मरुस्थल में। भारतीय मरुस्थल बेसिकली अगर मैं बात करूँ राजस्थान की जो अरावली हिल्स है वो सारा जो है वो भारतीय मरुस्थल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो है छोटे छोटे जो सैंड बेसिकली जो रेत है वो उड़ते उड़ते जो है बड़े बड़े टीले बना देती है। टीले का मतलब है एक जगह रेत इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो जो है एक तरीके से सेमी सर्कल का खाल ले लेते हैं, और उसी को टीले कहा जाता है, सैंडल्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर या 115 सेंटीमीटर समझ लीजिए साल में जो है। और इसकी वजह से रेन बहुत कम होगी तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है एक तरीके से वनस्पति जो है वो बहुत कम पाई जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो स्ट्रीम्स है, मतलब कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या फिर झरने वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं रेनी सीजन में। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस सीज़न की बात करूँ अगर मैं, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, ये कभी भी सी तक नहीं पहुँच पाती, जो छोटी छोटी नदियाँ जो मरुस्थल में देखने को मिलती है। और लूनी जो है इसकी जो है एक तरीके से सबसे बड़ी नदी माना जाता है भारतीय मरुस्थल की। और ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, तो प्लीज़ ये चीज़ों को पॉइंट्स में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ से कवर कर सकें, ठीक है। तो लूनी यहाँ की जो है इकलौती बड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कोस्टल प्लेन्स पे, जो है एक तरीके से जो तटीय समूह है उस पर चलते हैं। तो जो है एक तरीके से जो नीचे का दक्षिणी वाला हिस्सा है भारत का, जो साउथ साइड का जो हिस्सा है वो जो है कोस्टल प्लेन्स है। बेसिकली समुद्र का जो तटीय इलाका है वही है तटीय इलाके। तो इसका मतलब यही है ना कि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के पास जो जगह हैं वो तटीय इलाके में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है एक तरीके से ये जो है एक छोटा सा जो है मैदान है, जो कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट अरेबियन सी के बीच में जो है स्थित है। इसको जो है 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ का पार्ट है उसे कोंकण कहा जाता है, जो मुंबई गोवा के पास है। जो सेंट्रल बीच वाला हिस्सा है वो कन्नड़ प्लेन कहलाता है, और इसके बाद जो साउथ वाला हिस्सा है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। आप अगर मैप में देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो एक तरीके से
सेंटर है उसे शिकार कहा जाता है, और जो नीचे साउथ वाले पार्ट में उसे कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। इसके साथ जो है यहाँ पे जो एक लेक्स वगैरह है, रिवर्स वगैरह है, वो बहुत अच्छी है। बेसिकली कई जो बड़ी नदियाँ यहाँ पे होती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ की सबसे फेमस जो है नदियाँ हैं, और यही जो है यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पे खेती वगैरह की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि जब नदियाँ अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती है, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं, वो ज़मीन जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ये जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है यहाँ पे खेती का कारण बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार मैप में भी आ जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो लेक जो चिल्का झील है एक तरीके से, और ये भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये उड़ीसा में है। आपको इतना ही याद रखना है चिल्का झील के बारे में, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते हैं। एक नंबर में अगर मैप में भी पूछेंगे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेंगे, या फिर मैप में फिल भी करने के लिए कह सकते हैं। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये बात याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट चलते हैं, आइलैंड द्वीपीय समूह जो है एक तरीके से, तो भारत में जो है मेन जो 2 द्वीप माने जाते हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप जो है 3 द्वीपों से बना है, जिसे लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप कहा जाता है। और 1973 में इन तीनों को जो है एक नाम दिया गया, जिसे लक्षद्वीप कहा गया। और ये जो है कितना ज़मीन का इलाका एक तरीके से कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। और जो एक हेड क्वार्टर है एक तरीके से कहा जा सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, जिसे एक प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, वो कावारती आइसलैंड में है तीनों में से। और इसके साथ साथ जो पीती आइसलैंड है, वहाँ पे जो है बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है। और ये एक तरीके से कहा जा सकता है, ये आइसलैंड बेसिकली कोरल के इकट्ठा होने पे हुए हैं, जिसको जो है मलयालम में हॉर्स शो भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप पे चलते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली 2 ब्रॉडर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक अंडमान जिसमें 200 आइलैंड है, दूसरा निकोबार जिसमें 19 आइलैंड है। अब इसके साथ जो है देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है ये भी माना जाता है कि ये जो है नीचे के सबमरीन माउंटेन, मतलब कि जो समुद्र में जो माउंटेन्स हैं उसके शिखर हैं, शिखर मतलब एक तरीके से टॉप जो है एजिस हैं। और ये कहा जाता है कि इंडिया का जो एकलौता जो एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब कि ज्वालामुखी है, जो इसमें कई बार हलचल होती रहती है, इज़ फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड, मतलब कि बैरन नाम के आइलैंड पे है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है। ठीक है, अब इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपका अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।